Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. In this particular video, we are going to cover our PPB November 25 memory based question and answer. So you will be able to see, आप देख पाएंगे दोस्तों किस प्रकार के सवाल आए थे नवंबर 25 के एग्जामिनेशन में और क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनेशन आपसे क्या डिमांड कर रही है, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं या केवल वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, साथ ही साथ कौन सा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमें कवर करना चाहिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे इस चैनल पे आपको जून 2023 से लेकर अभी तक नवंबर 2025 तक यानी कुल मिलाकर 6 से 7 पेपर का वीडियोज अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन को पहले क्वेश्चन के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, पेन पेपर कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, इसको मॉक टेस्ट की तरह दीजिए, तब एक्सप्लेनेशन को सुनिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं। सवाल कर रहा है कि देखो कोई कंपनी है, इसका ओपनिंग फिनिश गुड्स है 90,000 रुपया, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 1,10,000 रुपया, एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल है 54,75,000 रुपया। तो आपको पूछा गया है कि बताओ फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड कितना होगा, और वो भी आपको डेज में निकालना है। यू हैव टू कंप्यूट द फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड इन डे। चलिए पहले हम लोग, ये तो क्वेश्चन है आपके सामने, अब पहले मैं बेसिक कंसेप्ट आपको मैं समझा दूं कि देखिए यहाँ पे एक जो कीवर्ड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है वो है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है कि देखिए कंपनी अपना जो रेडी माल है, रेडी माल को ही फिनिश गुड्स बोलते हैं। तो फिनिश गुड्स एवरेज कितने दिन तक स्टोर कर सकता है, एवरेज स्टोरिंग, राइट, ये एवरेज स्टोरेज कहा जाए। तो एवरेज कितने दिन तक स्टोर करके रखती है बिफोर सेलिंग, एवरेज स्टोरेज बिफोर सेलिंग, ठीक है, इसी को कहा जाता है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। नाम में लिखा हुआ है ना कि कितने दिन तक ये स्टोर करके रखेगा बेचने से पहले का, राइट। तो देखिए दोस्तों, इस पर रूल, इसका रूल यही कर रहा है कि जितना फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड जो है जितना कम होगा, राइट, तो उतनी फास्ट आपकी सेल होगी, समझे। जितना ये पीरियड कम होगा तो सेल फास्ट होगा, और जितना ये पीरियड ज़्यादा होगा, राइट, तो आपकी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, स्टॉक आपकी पड़ा हुआ रहेगा, मतलब कि जो आपका स्टॉक है, जो आपका इन्वेंट्री है वो पाइल अप होगा, समझे। तो कहने का मतलब कि यदि आपको एफिशिएंसी क्या हो गया, आपका जो सेल जल्दी हो रहा है, और सेल जल्दी कब होगा, जब ये स्टोरेज पीरियड आपका कम होगा। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया कि होता क्या है ये, क्या इसे इंटरप्रेट किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे थ्योरेटिकल से नॉलेज ले नहीं रहा है, हमसे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा है, हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों कैसे कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है इस पार्टिकुलर केस में वो होती है दोस्तों एवरेज फिनिश गुड्स। क्या होती है, एवरेज फिनिश गुड्स। अब ये होता क्या है जी, एवरेज फिनिश गुड्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है कि जो आपका एवरेज एफजी है ना, राइट, उसके लिए सिंपल तरीका है, क्या कीजिए, इनिशियल फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है, 90,000, 90,000 लिख दीजिए। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है आपका, 1,10,000। तो एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना मिलेगा आपको, दिस यू विल गेट 1 लाख। तो 1 लाख आपका एवरेज फिनिश गुड्स है। अब आती है बात डेली कॉस्ट ऑफ सेल की, राइट। तो एवरेज फिनिश गुड्स आपने कंप्यूट कर लिया, नाउ लेट्स कंप्यूट द डेली कॉस्ट ऑफ सेल। सवाल ये है कि डेली और कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाला जाए। तो देखिए एनुअल फिगर को डेली में कन्वर्ट करना है। अब बताइए कि आपका जो एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल वो कितना है, 54,75,000, और मान के चलिए कि एक साल में मान के चल रहे 365 दिन है, यहाँ लिखा भी हुआ है 365 डेज। तो ये आपको क्या दे देगा, दिस विल गिव यू द डेली कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखिए ईयरली कॉस्ट ऑफ सेल आपको पता है, उसको यदि आप 365 दिन से डिवाइड कर लेंगे तो आपको डेली कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा दोस्तों, प्लीज़ कंप्यूट करके देखिए, 15,000 रुपये मिलेगा पर डे के हिसाब से, राइट। तो ये हमने डेली कॉस्ट ऑफ सेल कंप्यूट कर लिया। सो हाउ मच इट इज़, 15,000 रुपीज़, ठीक है, पर डे। तो अब देखिए हमने दो चीज़ें निकाली, एक तो हमने एवरेज फिनिश गुड्स निकाला और एक डेली कॉस्ट ऑफ सेल निकाला। और मैंने आपको बताया ही कि फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड का मतलब कि एवरेज स्टोरेज कितना है से बेचने से पहले, ठीक है। तो अब जरा यदि ये इन दोनों को निकाल लिया ना, तो जो हमारा फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड होता है, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड निकालना बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या कीजिए कि जो आपका एवरेज एफजी है, एवरेज फिनिश गुड्स है, वो डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, और जो आपका डेली कॉस्ट ऑफ सेल है, डेली COS, वो डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। बस यही करना है। आइए कंप्यूट करते हैं, आइए वैल्यू को पुट करते हैं। तो बताइए दोस्तों
यहाँ पे आपका एवरेज एफजी कितना है, एवरेज एफजी है 1 लाख, ठीक है। डेली कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, तो डेली कॉस्ट ऑफ सेल आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने दे रखा है 15,000 रुपया का, राइट। 15,000 रुपीज़ पर डे आपका डेली कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है। बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब डेली जो है आपका इतना कॉस्ट ऑफ सेल है और एवरेज जो फिनिश गुड्स है आपके पास वो है 1 लाख का, राइट। और जो स्टोरेज पीरियड है उसको निकालने का सिंपल तरीका है एवरेज फिनिश गुड्स अपॉन डेली कॉस्ट ऑफ सेल। तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगा वो 7 डेज आएगा, 6.67 डेज और 7 डेज अप्रॉक्सीमेट कर लीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा चीज़ है, इसका फॉर्मूला यही है, मेमोरी ट्रिक यही है कि जो आपके पास एवरेज स्टॉक है उसको डेली कॉस्ट से डिवाइड कीजिए, डेज आपको मिल जाएगा, राइट। तो स्टोरेज पीरियड मल्टीप्लाइड बाय डेली कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू एवरेज फिनिश गुड्स जो आपके स्टॉक में है। तो प्लीज़ याद रखिएगा एफजी का नंबर ऑफ डेज यदि आपसे निकालने पूछे तो क्या कीजिएगा, एवरेज जो आपका फिनिश गुड्स है नंबरेटर में डाल दीजिए और जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल है वो डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, अपॉन 365 कर दीजिए, बस, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट है। चलिए, तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि जब भी फिनिश गुड्स का मतलब होता है कि रेडी फॉर सेल स्टॉक। जब भी आपको ये एफजी वर्ड दिखे ना, एफजी का मतलब समझ लीजिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनिश गुड्स, इसको कहा जाता है रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर सेल स्टॉक। तो एवरेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। और कॉस्ट ऑफ सेल को डेली में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, जो आपको कॉस्ट ऑफ सेल दिया रहेगा ना एनुअल में उसको डेली में कन्वर्ट कीजिए और आंसर को नियरेस्ट होल डे में राउंड करते हैं। और दूसरी बात ये कि जितना शॉर्टर पीरियड होगा हमारा उतना बेटर है, राइट। तो उतना कम हमको स्टॉक पाइल अप रहेगा ना हमारा, इसीलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गार्निशी ऑर्डर पे बेस्ड सवाल है। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक कस्टमर के अकाउंट पर गार्निशी ऑर्डर आया है, राइट। गार्निशी ऑर्डर इशूड ऑन अ कस्टमर अकाउंट, और लेकिन सेम कस्टमर का कार लोन भी ओवर ड्यू है उसी बैंक में। कस्टमर ऑल्सो हैज ओवर ड्यू कार लोन विद द सेम बैंक, राइट। सवाल है कि बैंक क्या करे ऐसे केस में। लिखा है ना, गार्निशी ऑर्डर इज इशूड ऑन अ कस्टमर अकाउंट बट द कस्टमर ऑल्सो हैज एन ओवर ड्यू कार लोन विद द सेम बैंक। व्हाट शुड द बैंक डू, बैंक को क्या करना चाहिए। तो एडजस्ट द गार्निशी ऑर्डर अमाउंट अगेंस्ट द ओवर ड्यू कार लोन, ignore the garnishi order and recover the car loan first, comply with the garnishi order and remit the amount to the court, ask the customer to clear the car loan before executing the garnishi order। तो बहुत सा सवाल है दोस्तों कि एक कस्टमर के अकाउंट पे गार्निशी ऑर्डर इशू हुआ लेकिन कस्टमर का एक ओवरड्यू कार लोन भी है सेम बैंक के साथ, तो बैंक क्या करे, ऐसे क्वेश्चन है। चलिए पहले ये बताइए मुझे कि गार्निशी ऑर्डर नाम सुने हैं, गार्निशी ऑर्डर होता क्या, थोड़ा बताइए तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गार्निशी ऑर्डर। तो दोस्तों देखिए, गार्निशी ऑर्डर ना कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर होता है, इसको आप ऐसे समझिए, इट इज़ अ डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, राइट। कोर्ट बैंक को बोलती है कि देखो कस्टमर के अकाउंट में जितने पैसा है फ्रीज करो और कोर्ट को रेमिट करो, राइट। तो डायरेक्ट ऑर्डर होता है कोर्ट का। तो देखिए होता क्या है कि कोर्ट जो है बैंक को बोलती है, कोर्ट किसको बोलती है, बैंक को बोलती है। क्या बोलती है कि देखो कस्टमर के अकाउंट में जितना पैसा है फ्रीज कर दो, कस्टमर के अकाउंट में इतना पैसा ऐसे फ्रीज करो और कोर्ट को पैसा रेमिट कर दो। तो ये बैंक का ऑप्शन नहीं, ये बैंक का लीगल ऑब्लिगेशन है। एक बार कोर्ट ने बोल दिया तो बैंक को ऑप्शन नहीं है कि करे या एक्सरसाइज करे, ये तो करना ही करना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है ना कि जो कस्टमर के अकाउंट में पैसा है उसको फ्रीज करो और कोर्ट को रेमिट करो। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है कि बैंक सोचता है कि कस्टमर का कार लोन ओवर ड्यू है। यहाँ देखिए, बैंक सोचता है कि कस्टमर का कार लोन ओवर ड्यू है तो पहले अपना पैसा रिकवर कर लें, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लॉ के हिसाब से ये अलाउड नहीं है, राइट। तो दोस्तों याद रखिएगा गार्निशी ऑर्डर, यही पे यहाँ पे मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का कि जब भी आपको गार्निशी ऑर्डर दिखे ना, इसको याद रखिएगा कि ये कोर्ट का कमांड है, दिस इज अ कमांड ऑफ द कोर्ट, राइट। देखिए बैंक का जो कार लोन है जो ओवर ड्यू हो गया है, ये बैंक का पर्सनल क्लेम है। ये क्या है, बैंक का, ये बैंक का पर्सनल क्लेम है, राइट। तो कोर्ट का ऑर्डर हमेशा प्रायोरिटी पे होता है, इसीलिए बैंक अपना लोन एडजस्ट नहीं कर सकता, बैंक कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकता, बैंक कस्टमर से परमिशन नहीं मांग सकता। तो दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या लिखा था जरा पढ़िए। पहला लिखा है कि गार्निशी ऑर्डर के अमाउंट को ओवरड्यू कार लोन से एडजस्ट कर लें। बी कह रहा है कि इग्नोर द गार्निशी ऑर्डर एंड रिकवर द कार लोन फर्स्ट। सी कह रहा है कॉम्प्लाई विद द गार्निशी ऑर्डर एंड रेमिट द अमाउंट टू द कोर्ट। एंड डी कह रहा है आस्क द कस्टमर टू क्लियर द कार लोन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द गार्निशी ऑर्डर।
नहीं दोस्तों, आस्क नहीं, कस्टमर का यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं लिया जाता। और फिर एडजस्ट द गार्निशी ऑर्डर अगेंस्ट द, नहीं, ये भी नहीं कर सकता। ये कॉम्प्लाई करना ही पड़ेगा गार्निशी ऑर्डर को, और पैसा जो है कोर्ट को भेजना ही पड़ेगा। इसीलिए सी नंबर सही जवाब है। ए क्यों गलत है? क्योंकि ए में कह रहा है कि गार्निशी ऑर्डर को कार लोन से एडजस्ट करना, ये इलीगल है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर से पहले बैंक अपना इंटरेस्ट नहीं रख सकता। बी की बात कर लें, इग्नोर द गार्निशी ऑर्डर। अब ये बताइए कि गार्निशी ऑर्डर इग्नोर करके कार लोन रिकवर करना, तो दोस्तों इसको, इसके लिए एक वर्ड आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ है इन्होंने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या लिखा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, बी भी नहीं होगा। सी की बात कर लें, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और डी में क्या लिखा है? वो कस्टमर को पहले लोन क्लियर करने को बोलना। अब देखिए, कोर्ट ऑर्डर कस्टमर के कंसेंट पर डिपेंडेंट नहीं होता, राइट, कस्टमर का कंसेंट नहीं लिया जाता। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे याद रखिए प्लीज़, इसका मूल सारांश यही निकलता है इस पार्टिकुलर कंसेप्ट का जो अभी हमने डिस्कशन किया। वो क्या है दोस्तों कि देखो, कोर्ट का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो बैंक का लोन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझे। याद रखिएगा कि गार्निशी ऑर्डर आए तो बैंक अपनी सेट ऑफ पावर भूल जाता है, पहले सेट ऑफ नहीं करेगा, वो पावर भूल जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या क्या सीखा यहाँ से कि गार्निशी ऑर्डर जो होता है कोर्ट का डायरेक्टिव होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने ये देखी कि बैंक सिर्फ कस्टडियन होता है, ठीक है ना। बैंक क्या है? केवल और केवल कस्टडियन है। बैंक को कभी भी ऑनर मत समझिएगा, बैंक केवल और केवल कस्टडियन होता है। बैंक अपना ड्यूज एडजस्ट नहीं कर सकता, ड्यूज कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय द बैंक, राइट। और कोर्ट ऑर्डर का हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। एग्जाम में मोस्टली आंसर होता है कि कॉम्प्लाई विद द गार्निशी ऑर्डर। आई होप गार्निशी ऑर्डर का भी कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले कंसेप्ट की ओर। तो अगला कंसेप्ट आपके सामने है। सवाल ये पूछ रहा है सीटीएस के रिगार्डिंग है, चेक क्लियरिंग सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या कर रहा है दोस्तों? सीटीएस के अंदर इनमें से कौन सा कथन जो है करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेशन टाइप, ठीक है। यानी सीटीएस में ऑपरेशनल स्ट्रक्चर और पार्टिसिपेशन टाइप कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए ऑप्शन में ग्रिड है, क्लियरिंग हाउस है, मेंबर, इनडायरेक्ट मेंबर, सब मेंबर है का रोल है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कंट्री को 4 ग्रिड में डिवाइड किया गया, और क्लियरिंग हाउस जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में है। फिर इनडायरेक्ट मेंबर सबमिट कर सकते हैं डेटा मेंबर बैंक के माध्यम से, लेकिन अपना सेपरेट सेटलमेंट अकाउंट मेंटेन करें। डी सी कह रहा है कि सब मेंबर कैन ऑल्सो मेंटेन देयर ओन सेटलमेंट अकाउंट एंड सबमिट ईमेल डायरेक्टली टू द क्लियरिंग हाउस। और लास्ट डी है कि ऑल द चेक रिगार्डलेस। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा एक जेआईबी का पीपीबी का पीडीएफ कोर्स है। इस कोर्स में आपको मिलता है एक सेपरेट फोल्डर मैंने बना रखा है थ्योरी एंड एमसीक्यूज़ का, उसके बाद एक फोल्डर बना रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और लास्ट में आता है कैप्सूल कंटेंट। देखिए थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ। जैसे आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें कि जो हमारा जून 2023 से जो परीक्षा हुआ है उसमें जितने भी सवाल आए हैं सबको देखिए यहाँ, अक्टूबर 23, जून 24, अक्टूबर 24, मई 25, नवंबर 25। तो इस प्रकार से दोस्तों सारे क्वेश्चन आंसर का कंपाइलेशन पीडीएफ है। उसके अलावा दोस्तों आपको थ्योरी पीडीएफ मिलता है, यानी जितने भी यूनिट्स हैं आपके बुक में अवेलेबल हैं उसको मॉड्यूल वाइज एक प्रॉपर वे में अरेंज किया गया है। उसके अलावा दोस्तों आपको मिलता है एमसीक्यूज़ पीडीएफ। एमसीक्यूज़ पीडीएफ भी आप चेक कर सकते हैं जो कि मॉड्यूल वाइज अरेंज है। साथ ही साथ दोस्तों केस स्टडी का सेपरेट पीडीएफ है, कैप्सूल कंटेंट है। तो ये सभी चीज़ें मिलती हैं आपको, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट 250 रुपये का है। पीपीबी का पीडीएफ कोर्स है जिसके माध्यम से अपने प्रिपरेशन को आप बेहतरीन कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक में जो हमारा नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए, या डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक भी अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ग्रिड था, क्लियरिंग हाउस है। तो सीटीएस में क्या होता है कि आपको पता ही है कि फिजिकल चेक जो है वो ट्रैवल नहीं करता, राइट, फिजिकल चेक डज नॉट ट्रैवल, ठीक है। तो क्या ट्रैवल करता है जी? तो चेक का जो इमेज है, राइट, और प्लस जो डेटा है ये क्लियरिंग के लिए जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि टाइम आपका बचता है, टाइम सेव होता है, फ्रॉड कम होती है, ठीक है ना, फ्रॉड कम होती है इससे, और जो क्लियरिंग है ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये 3 फायदा है दोस्तों हमारे सीटीएस का। तो सीटीएस का स्ट्रक्चर की बात कर लें तो भारत में आपको मैं बता दूं कि सीटीएस में 3 ग्रिड में डिवाइड किया गया है, राइट। भारत में जो सीटीएस है इसे 3 ग्रिड में डिवाइडेड इनटू 3 ग्रिड सिस्टम। तो कौन कौन सा ग्रिड है जी? तो एक नॉर्दर्न ग्रिड है, नॉर्थ वाला ग्रिड दिल्ली में है। उसके बाद आपका एक वेस्टर्न ग्रिड है जो कि मुंबई में है, और एक तीसरा है हमारा साउदर्न ग्रिड। साउदर्न ग्रिड जो है वो चेन्नई में है, राइट, ईस्टर्न ग्रिड नहीं है। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे ना तो उसमें लिखा है 4 ग्रिड, ये गलत है, एक्चुअली 3 ही ग्रिड है, ईस्टर्न ग्रिड नाम का कोई ये नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन टाइप का।
देखिए पार्टिसिपेशन टाइप सबसे फेवरेट एग्जाम टॉपिक है। तो 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन से होते हैं जी? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला होता है हमारा मेंबर बैंक होते हैं, राइट। दूसरा पार्टिसिपेंट होता है हमारा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबर होते हैं, और तीसरे पार्टिसिपेंट होते हैं हमारे सब मेंबर होते हैं। अब आपके बुक में सब चीज़ दिखा हुआ है, बस वही है कि क्वेश्चन के माध्यम से जो है और अच्छे से क्लियर हो जाता है चीज़ें। तो देखिए 3 मेंबर बताया, मेंबर बैंक, इनडायरेक्ट मेंबर और सब मेंबर, ठीक है। अब जरा ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है कि जो इनडायरेक्ट मेंबर हैं वो डेटा सबमिट करते हैं मेंबर बैंक के माध्यम से, लेकिन अपना सेपरेट सेटलमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्या लगता है जी? तो देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि जो इनडायरेक्ट मेंबर है ना जी, वो क्लियरिंग हाउस से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, इसीलिए नाम ही इनका रखा है इनडायरेक्ट। इनको ये जो क्लियरिंग हाउस है इससे ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, राइट। तो क्या करता है जी? तो जो आपका डेटा है, मैंने आपको बोला था ना डेटा और इमेज ट्रांसफर होता है, तो डेटा बोले या इमेज बोले, राइट, ये मेंबर बैंक के थ्रू भेजता है। किसके थ्रू भेजता है? मेंबर बैंक। दिस इज रूटेड थ्रू द मेंबर बैंक, लेकिन अपना खुद का सेटलमेंट अकाउंट मेंटेन करता है। तो ये हम इनडायरेक्ट मेंबर की बात कर रहे हैं। दे मेंटेन सेटलमेंट अकाउंट, तो इसी फीचर की वजह से इनडायरेक्ट मेंबर को सब मेंबर से अलग पहचाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में यही तो कर रहा है कि इनडायरेक्ट मेंबर सबमिट डेटा थ्रू अ मेंबर बैंक बट मेंटेन देयर ओन सेपरेट, एग्जैक्टली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा था कि कंट्री को 4 ग्रिड में डिवाइड किया। नहीं भाई, 4 ग्रिड तो है ही नहीं, सीटीएस में सिर्फ 3 ग्रिड है। ऑप्शन ए गलत है। सी कह रहा है कि देखो सब मेंबर जो है वो अपने अपने सेटलमेंट अकाउंट मेंटेन करेंगे और ईमेज को डायरेक्टली सबमिट करेंगे। अब बताइए, सब मेंबर पे आ जाते हैं। अभी हमने बताया ना आपको 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेंबर बैंक, इनडायरेक्ट मेंबर, सब मेंबर। तो इनडायरेक्ट बैंक का तो मीनिंग आपको समझा दिया मैंने। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट मेंबर की, जो कि है हमारा सब मेंबर। तो बताइए सब मेंबर का क्या नियम है? तो सब मेंबर का नियम ये कहता है कि देखो सेटलमेंट अकाउंट मेंबर बैंक का यूज करता है, ये अपना इनका कोई अपना सेटलमेंट अकाउंट नहीं होता है। तो सब मेंबर जो सेटलमेंट अकाउंट यूज करेगा ना, वो किसका यूज करेगा? अपने जो मेंबर बैंक है इन्हीं का यूज करेगा, इनका अपना नहीं होता। और दूसरी बात, क्लियरिंग हाउस को डायरेक्ट इमेज सबमिट नहीं करता, राइट, नो डायरेक्ट इमेज टू क्लियरिंग हाउस, समझे? तो क्लियरिंग हाउस को डायरेक्ट इमेज सबमिट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। यहाँ पे क्या लिखा है? सी में लिखा है कि सब मेंबर अपना सेटलमेंट अकाउंट मेंटेन करेगा और डायरेक्टली इमेज बताएगा। दोनों ऑप्शन दोनों कहना गलत है। फिर डी कह रहा है कि ऑल चेक रिगार्डलेस ऑफ द ग्रिड आर प्रोसेस थ्रू अ सिंगल सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस इन मुंबई। ये गलत है दोस्तों। देखिए हर ग्रिड का ना अलग अलग क्लियरिंग हाउस होता है। आपको मैंने बताया कि 3 ग्रिड है, तीनों ग्रिड का अलग अलग क्लियरिंग हाउस होता है। मुंबई सिर्फ वेस्टर्न ग्रिड का है, ये गलत है। तो सही जवाब क्या है जी? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो दोस्तों एक लाइन में मेमोरी लाइन याद रखिएगा कि देखो इनडायरेक्ट जब भी आपको दिखे ना, इनडायरेक्ट जब भी मेंबर दिखे तो याद रखिएगा कि ये डेटा भेजता है मेंबरशिप के माध्यम से, इट सेंड डेटा वाया मेंबर बैंक। और दोस्तों इनका जो सेटलमेंट होता है वो इनका अपना होता है, सेटलमेंट इनका ऑन होता है, राइट, सेटलमेंट अकाउंट अपना होता है। सब मेंबर में क्या देखा कि सब मेंबर में मैंने आपको यह बताया कि जो हमारे सब मेंबर बैंक होते हैं, राइट, वो सेटलमेंट अकाउंट मेंबर बैंक का यूज करेंगे और क्लियरिंग हाउस को डायरेक्ट डेटा नहीं भेजते, डायरेक्ट इमेज नहीं भेजते, राइट। आई होप याद रहेगा हमने क्या क्या सीखा यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से कि देखो सीटीएस जो है एक इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम है। भारत में 3 सीटीएस ग्रिड है। इनडायरेक्ट मेंबर जो है डेटा सबमिट करता है मेंबर बैंक के माध्यम से, इनका सेटलमेंट अकाउंट अलग से रहेगा, राइट। और सब मेंबर में मैंने क्या बताया कि सब मेंबर में डेटा और सेटलमेंट होता है मेंबर बैंक के माध्यम से, क्लियरिंग हाउस ग्रिड वाइज होता है, राइट, सेंट्रलाइज नहीं होता। क्लियरिंग हाउस कभी भी सेंट्रलाइज नहीं होता, हमेशा ग्रिड वाइज होता है। चलिए ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अब नहीं, ये सवाल अलग है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ ये सवाल देखिए। हाँ यहाँ पे ये वाला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कर रहा है दोस्तों कि बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइल मेनी लुमिनरीज लेड द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वीक ऑफ कंप्यूटिंग, हु पायनियर्ड द which pioneer is historically distinguished as the father of artificial intelligence for his role in both naming the discipline and convening the seminar। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो एआई का फादर किसे माना जाता है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया है जी? एलन ट्यूरिंग, मार्विन मिंगसी, जॉन मैकार्थी, एलन न्यूवेल। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ क्वेश्चन का कि देखिए कंप्यूटर और एआई की फील्ड में बहुत सारे लीजेंड आए। किसी ने थ्योरी दिया, राइट, किसी ने थ्योरी दिया, किसी ने प्रोग्राम बनाया,
राइट, कोई लैब चला रहा है। लेकिन सवाल ये है कि एआई का नाम किसने दिया और फील्ड को ऑफिशियली लॉन्च किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ये लिखा है एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग ने, आपको पता होगा 1950 में इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट की थी, बिल्कुल सही बात है। तो ये टेस्ट पूछता है कि मशीन ह्यूमन जैसा सोच सकता है क्या या नहीं सोच सकता। तो ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है ना जी, मैं आपको बाकी जानकारी भी दे दूं, ये यही देखता है कि जो मशीन है वो ह्यूमन जैसा सोच सकता है, कैन मशीन थिंक लाइक ह्यूमन, राइट, या नहीं सोच सकता। तो ये करना है एलन ट्यूरिंग का 1950 में, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों, लेकिन ये एआई से रिलेटेड तो है नहीं, एआई टर्म को तो क्वाइन नहीं किया मार्विन मिंसी। तो मार्विन मिंसी को कहा जाता है कि जो है ना, एमआईटी के जो एआई लैब थे इनके फाउंडर थे। एमआईटी का जो एआई लैब है इनके फाउंडर हैं, राइट। एआई रिसर्च को काफ़ी आगे इन्होंने बढ़ाया, लेकिन फादर ऑफ एआई इन्हें भी नहीं कहा जाता। सी कह रहा है जॉन मैकार्थी, एग्जैक्टली। तो जॉन मैकार्थी ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को क्वाइन किया था। आपको मैं बता दूं कुछ हिस्ट्री इनके बारे में कि 1956 में, 1956 में दोस्तों, डार्ट माउथ, क्या नाम है, डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, राइट। जॉन मैकार्थी ने क्या किया, जरा आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इन्होंने क्वाइन की, राइट। एआई टर्म को क्वाइन करने का जो श्रेय है वो जॉन मैकार्थी को जाता है। उसके बाद 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। फिर एआई को एक अलग ही एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया इन्होंने, एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया, राइट। तो इसी कॉन्फ्रेंस के बाद एआई ऑफिशियली एक रिकॉग्नाइज फील्ड बन गई, इसीलिए हिस्ट्री में इनको कहा जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है दोस्तों, जॉन मैकार्थी। आई होप याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन लाइफ साइकिल। यानी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पे एक सवाल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में वर्चुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के टाइम कैसे बिहेव करता है। यानी सिंपल भाषा में बोलें तो VCC शॉर्ट में बोलते हैं इसको, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को आप शॉर्ट में इसको VCC भी कह सकते हैं। तो VCC का पूछ रहा है कि रोल क्या होता है जब हम पेमेंट करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, इट एक्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट क्रेडिट लाइन दैट रिक्वायर अ सेपरेट क्रेडिट स्कोर इवैल्यूएशन फ्रॉम द फिजिकल कार्ड। बी कह रहा है कि इट फंक्शन एज अ प्रॉक्सी दैट मास्क प्राइमरी अकाउंट डिटेल ऑफन रेस्ट्रिक्टेड एज a specific merchant and on or a single use time framework. C कह रहा है, it allow for physical tap to pay transaction at the retail POS terminal via NFC. और D कह रहा है, it remain active indefinitely unless the primary physical credit card is reported lost or stolen. तो दोस्तों आइए पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दूं VCC के बारे में। तो दोस्तों VCC को आप ऐसे समझिए कि एक तरह का आपका टेम्पोररी या डिजिटल कार्ड सिस्टम है। टेम्पोररी बोलिए या डिजिटल कार्ड नंबर बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अलग 16 डिजिट का नंबर होता है, 16 डिजिट का नंबर होता है। इसमें अलग CVV होगा, CVV समझते हैं ना, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसमें अलग एक्सपायरी डेट होता है, जैसे आपका डेबिट कार्ड में एक्सपायरी डेट होता है तो सिमिलरली एक्सपायरी डेट इसमें अलग होता है, लेकिन ये ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड होता है। तो कीवर्ड में हाईलाइट कर देता हूँ, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है ना, इसमें की खास बात ये है कि दिस इज लिंक टू द ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड, राइट। आपका रियल कार्ड नंबर कभी भी मर्चेंट को दिखाई नहीं देगा। तो जो आपका रियल कार्ड नंबर है, दिस विल नॉट बी विजिबल टू द मर्चेंट। ये सब कीवर्ड है VCC से रिगार्डिंग। अब दोस्तों आइए ऑप्शन को देखते हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, इट एक्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट क्रेडिट लाइन दैट रिक्वायर अ सेपरेट क्रेडिट स्कोर इवैल्यूएशन फ्रॉम द फिजिकल कार्ड। देखिए यहाँ पे दो कीवर्ड है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो लिखा है इंडिपेंडेंट क्रेडिट लाइन और दूसरा लिखा है सेपरेट क्रेडिट स्कोर। अब बताइए कि ये गलत है दोस्तों। VCC का अलग क्रेडिट स्कोर नहीं होता, ये पेरेंट कार्ड के ही का ही लिमिट यूज़ करता है। अभी मैंने बोला ना कि आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड होगा, तो ये इसका कोई अलग क्रेडिट स्कोर नहीं होता। ये जो हमारे पेरेंट कार्ड है ना, पेरेंट कार्ड के ही लिमिट यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, लिखा है, इट फंक्शन एज अ प्रॉक्सी दैट मास्क प्राइमरी अकाउंट डिटेल ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक मर्चेंट और सिंगल यूज टाइम फ्रेम। तो दोस्तों इसका मतलब सिंपल भाषा में समझिए, ये कह रहा है कि जो VCC है यानी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है वो एक प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी बोलें या उसको सील्ड बोल सकते हैं, ठीक है, सील्ड की तरह काम करता है। और जो हमारा रियल क्रेडिट कार्ड है, रियल क्रेडिट कार्ड पैन, राइट, इसको हाइड करता है। कई केसेस में क्या होता है कि सिर्फ एक मर्चेंट के लिए या सिर्फ वन टाइम यूज के लिए वैलिड होता है। बहुत सारे केस में ना वैलिड फॉर वन मर्चेंट ओनली, राइट, या वन टाइम यूज ओनली। कभी कभी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड एक ही इसी केस में वैलिड होता है।
ठीक है, तो इसका फायदा ये होता है, व्हाट इज द फाइनल इफेक्ट ऑफ दिस, कि जो आपका फ्रॉड है, इसका फाइनल इफेक्ट क्या होता है जी, देखिए इसका फाइनल इफेक्ट यही होता है कि जो आपका फ्रॉड है ये कम हो जाता है, फ्रॉड रिस्क कम हो जाता है, जो डेटा लीक हो रहा था, डेटा लीक पर भी एक्चुअल कार्ड सेफ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए। सी क्या कर रहा है, टैप टू पे, यानी फिजिकल टैप टू पे विदाउट स्मार्टफोन। ये गलत है दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं, यहाँ पे फिजिकल की कोई बात ही नहीं होती, नाम ही लिखा है वर्चुअल, फिजिकल कार्ड तो होता ही नहीं है, या मोबाइल वॉलेट, राइट। तो आपको पता होगा ये फिजिकल कार्ड नहीं होता। और जो एनएफसी का टैप टू पे है, एनएफसी का नियर फील्ड कम्युनिकेशन का जो टैप टू पे है, इसमें या तो आपको फिजिकल कार्ड चाहिए या तो आपको मोबाइल वॉलेट चाहिए, कुछ तो चाहिए, सी नहीं होगा। डी कह रहा है कि इट रिमेन इनएक्टिव इंडेफिनेटली, यानी दोस्तों अनंत तक एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों गलत है, क्योंकि वीसीसी जो है ना टाइम बाउंड होता है, याद रखिएगा। वीसीसी जो क्या है वो क्या है, टाइम बाउंड है। दूसरी बात कि ये ट्रांजेक्शन बाउंड भी होता है, टाइम बाउंड, ट्रांजेक्शन बाउंड, और साथ ही साथ दोस्तों मर्चेंट बाउंड भी होता है। तो दोस्तों डी भी जो ऑप्शन है गलत है, लिखा है ना रिमेन इंडेफिनेटली, नहीं गलत है, ये वर्ड ही गलत लिख दिया इन्होंने। क्या लिखा है, रिमेन एक्टिव इंडेफिनेटली, मतलब अंतिम समय तक ये एक्टिव रहता है, गलत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका मेमोरी ट्रिक क्या है जी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, लेट मी राइट इट डाउन। इसको ऐसे याद रखिए आप कि देखो वर्चुअल कार्ड में जो होती है ना, नाम ही रखा है वर्चुअल कार्ड, तो इसमें विजिबिलिटी जो है वो जीरो होती है, विजिबिलिटी कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो एक तरह का फेक नंबर है, ऐसे याद रखिए कि वर्चुअल कार्ड क्या है, एक तरह का फेक नंबर है, राइट, रियल सिक्योरिटी। समझ में आ गया दोस्तों। तो हमने क्या सीखा कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है डिजिटल या टेम्पोररी कार्ड नंबर होता है, राइट। रियल कार्ड पैन नंबर मर्चेंट को नहीं दिया जाता, मोस्टली सिंगल यूज या लिमिटेड यूज होता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, इन हाई कन्वर्जन डिजिटल मार्केटिंग फनल, ठीक है, वाई इज लीड जनरेशन लैंडिंग पेज टिपिकली प्रीफर ओवर स्टैंडर्ड कंपनी होम पेज फॉर ए स्पेसिफिक पेड एडी कंपेन। यानी दोस्तों पेड एडी कंपेन के लिए कंपनी होम पेज के बजाय लीड जनरेशन लैंडिंग पेज क्यों यूज किया जाता है। बहुत सा सवाल है, मतलब पैसा खर्च करके ऐड चला रहे हैं तो यूजर को कहाँ लैंड करवाना बेस्ट रहेगा और क्यों, ठीक है। मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, तो यूजर को कहाँ पे लैंड करवाना बेस्ट रहेगा, कौन सा लैंडिंग पेज जो है सबसे अच्छा रहेगा इस केस में। तो दोस्तों ऑप्शन ये कह रहा है कि नहीं, ये कह रहा है कि लीड जनरेटिंग लैंडिंग पेज टिपिकली क्यों प्रीफर किया जाता है स्टैंडर्ड होम पेज कंपनी होम पेज से। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि इट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेविगेशन मेनू दैट अलाउ द यूजर टू एक्सप्लोर द कंपनी हिस्ट्री एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट लाइन। बी कह रहा है कि इट इम्प्रूव द एसईओ रैंकिंग मोर इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू होम पेज। C का right minimize the leaks in the conversion funnel by removing the distraction। और D का right it require the user to navigate through multiple sub pages before reaching the final contact form। तो बहुत सा सवाल है दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्लियर कंसेप्ट क्लियर कर दूं। यहाँ पे एक वर्ड आई है बार बार जो रिपीट होती है, वो है होम पेज। होम पेज क्या होता है कि एक जनरल शोरूम है, प्रोडक्ट, कैरियर, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये सब लिखे होते हैं। तो यूजर कंफ्यूज हो जाता है, क्या करूं, कहाँ क्लिक करूं, राइट, होम पेज में। लेकिन लैंडिंग पेज क्या होता है, सवाल ये है लैंडिंग पेज के बारे में पूछा जा रहा है कि लैंडिंग पेज का मतलब कि सिंगल पर्पज पेज, राइट। ये एक तरह का सिंगल पर्पज पेज होता है, राइट। सिर्फ एक काम होता है, यहाँ पे फॉर्म फिल करवाएगा, फॉर्म फिल के बाद कॉल करवाएगा, कॉल करने के बाद बाय नाउ करवाएगा, बाय नाउ के बाद रजिस्टर या डाउनलोड करवाएगा, राइट। तो इससे फायदा क्या हुआ कि यूजर को सोचने का ऑप्शन ही नहीं मिलता यहाँ पे, राइट। तो अब देखिए ऑप्शन को जरा देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या कि यहाँ पे नेविगेशन मेनू प्लस कंपनी हिस्ट्री, दो कीवर्ड यहाँ पे लिखा है, कॉम्प्रिहेंसिव नेविगेशन मेनू प्लस कंपनी हिस्ट्री, राइट। अब ये बताइए गलत है, एक्चुअली नेविगेशन एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, राइट, यूजर फनल से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, ये कारण नहीं है, दिस इज नॉट अ रीजन, राइट। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि एसईओ रैंकिंग के लिए एक्सटर्नल लिंक होता है। अब बताइए कि लैंडिंग पेज का गोल एसईओ नहीं है, लैंडिंग पेज का गोल एक ही है, हमारा कन्वर्जन। लैंडिंग पेज का गोल क्या है कि कन्वर्ट हो, यानी प्रोडक्ट खरीदे। तो एक्सटर्नल लिंक यदि है तो वो आपका अटेंशन लीक होगा। अब जरा सी को देखिए, सी मुझे सही लग रहा है, क्यों सही लग रहा है जी, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए लिखा क्या है, इट मिनिमाइज लीक इन द कन्वर्जन फनल। देखिए दोस्तों लैंडिंग पेज से क्या होता है ना कि जो मेनू है वो हटा दिया जाता है, राइट। लैंडिंग पेज में जो मेनू होता है ना,
तो लैंडिंग पेज में कोई मेनू होता ही नहीं है। पहली बात, मेनू हटा दिया जाता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा लिंक्स हैं, राइट, एक्स्ट्रा लिंक हटा दिए जाते हैं, मेनू हटा दिए जाते हैं, राइट। सिर्फ एक क्या होता है, CTA होता है। CTA का मतलब क्या हुआ, CTA का मतलब हुआ कॉल टू एक्शन। सिर्फ एक CTA होता है हमारे लैंडिंग पेज में। इससे यूजर भागता नहीं है, फोकस बना रहता है, कन्वर्जन रेट हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी में शायद यही लिखा है, इट मिनिमाइज लीक इन द कन्वर्जन फनल बाय रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन एंड फोकसिंग ऑन यूजर। यस, करेक्ट, सी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम का फेवरेट है अटेंशन रेशियो। यहाँ पे एक वर्ड आप देखेंगे, क्या वर्ड है जी, अटेंशन रेशियो। आइए जरा देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अटेंशन रेशियो? देखिए दोस्तों, अटेंशन रेशियो में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्लिकेबल आइटम, राइट, नंबर ऑफ क्लिकेबल आइटम डिवाइड या नंबर ऑफ डिजायर्ड एक्शन। देखिए मान लीजिए कि 40 क्लिकेबल चीज है तो एक डिजायर्ड एक्शन है। नंबर ऑफ क्लिकेबल आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्ड एक्शन, इसको बोलते हैं अटेंशन रेशियो। डिजायर्ड एक्शन, हम क्या चाहते हैं। अब मान लीजिए कि 40 क्लिकेबल आइटम है होम पेज पे और डिजायर्ड एक्शन मात्र एक है, तो अटेंशन रेशियो 40:1 हो गया, जो कि कन्वर्जन के लिए बहुत ही बैड है। लेकिन जो लैंडिंग पेज होता है उसमें एक ही बटन होता है, एक ही एक्शन होता है, यानी 1:1 का अटेंशन रेशियो है। ये बेस्ट होता है कन्वर्जन के लिए। समझे बात को? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही है। और डी कह रहा है कि इट रिक्वायर्ड द यूजर टू नेविगेट थ्रू द मल्टीपल सब पेज बिफोर रीचिंग द फाइनल कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो क्या लगता है जी, डी नंबर आपको सही लग रहा है कि मल्टीपल सब पेज फॉर बेटर लीड क्वालिटी? ये गलत है दोस्तों। ज्यादा स्टेप कीजिएगा ना तो फ्रिक्शन आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेप ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, समझे, और ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो ड्रॉप ऑफ ज्यादा होगा। इसीलिए लैंडिंग पेज में ड्रॉप ऑफ कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर है। तो प्लीज इसका मेमोरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे याद रखिए इसको कि देखिए, पेड एड यदि चलाना है ना तो पेड एड में 1 पेज रखिए, एक पेज रखिए लैंडिंग पेज और एक ही गोल रखिए। ठीक है, तो लैंडिंग पेज कोई ज्यादा मीनू मत रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, केवल और केवल कन्वर्जन होगा आपका। तो होम पेज आपका इंफॉर्मेशन हब होता है, लैंडिंग पेज आपका कन्वर्जन मशीन होता है। सिंगल क्लिक टू एक्शन में कन्वर्जन काफी ज्यादा होता है, क्लिक कम हो रहेगा तो लेस लीकेज होगा, पेड ऐड के लिए बेस्ट होता है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाई ट्रैफिक ई कॉमर्स वेबसाइट पर डेवलपर ने कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंट किए। एक वेबसाइट डेवलपर है, इन्होंने कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंट किया। कहाँ पे जी? हाई ट्रैफिक ई कॉमर्स वेबसाइट पे। कुछ कोड वेब वाइटल्स का नाम दिया हुआ है, LCP, FID, CLS, राइट। ये इन सब चीज को इन्होंने ऑप्टिमाइज किया, राइट, ऑप्टिमाइजेस कोड वेब वाइटल्स, राइट। तो आप पूछ रहे हैं कि इन दोनों एक्शन का एग्जैक्ट टेक्निकल SEO आउटकम क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक टेक्निकल SEO आउटकम ऑफ दीज टू एक्शन। दो एक्शन क्या है जी? एक तो इन्होंने कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंट किया, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इंप्लीमेंटिंग कैनोनिकल टैग एंड ऑप्टिमाइजिंग द कोड वेब वाइटल्स। ठीक है, ये दो इनका एक्शन है। तो इन दोनों का एक्शन का एग्जैक्ट टेक्निकल SEO आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द कैनोनिकल टैग इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ पेज इंडेक्स्ड while core web vital improve the site authority through external backlink। बी कह रहा है कि कैनोनिकल टैग प्रिवेंट सर्च इंजन फ्रॉम पेनलाइजिंग द साइट फॉर डुप्लीकेट कंटेंट while core web vital improve the site ranking। सी कह रहा है both action are primarily designed to hide the website source code from the competitor। और डी कह रहा है कि these element ensure that robot.txt file automatically block all the search engine bot from crawling the checkout page। चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, उसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कैनोनिकल टैग होता क्या है। और आपके बुक में भी मॉड्यूल सी में आप आएंगे, PBB के मॉड्यूल सी में, वहां पे समझाया गया इन चीज़ों को। देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स में प्रॉब्लम क्या होती है, ई कॉमर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि सेम प्रोडक्ट का मल्टीपल URL हो जाता है। मतलब आपका प्रोडक्ट सेम है, राइट, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि सेम प्रोडक्ट की मल्टीपल URL हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट का कलर रेड हो गया, प्रोडक्ट का साइज जैसे ऐसा होता है, कलर हो गया हमारा रेड, राइट, फिर मान लीजिए कि साइज है लार्ज, राइट, कैटेगरी हो सकता है, ठीक है, शूज हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं। मतलब गूगल को लगता है कि ये सेम कंटेंट बार बार क्यों आ रहे हैं, राइट। तो अब ये कि कैनोनिकल टैग एक नाम आता है, क्या आता है? कैनोनिकल टैग। ये क्या करता है दोस्तों, ये टैगिंग क्या करता है कि ये बोलता है कि देखो बॉस, ये ओरिजिनल पेज है, बाकी सब कॉपी समझिए। ये समझिए कि ये हमारा ओरिजिनल पेज है, दिस इज एन ओरिजिनल पेज एंड रेस्ट एवरीथिंग इज कॉपी।
तो रिजल्ट क्या होता है कि डुप्लीकेट कंटेंट का इशू सॉल्व हो जाता है, राइट। जो भी अभी आपका डुप्लीकेट कंटेंट का इशू था वो तो सॉल्व हो गया ना, नो डुप्लीकेसी, पहली बात ये फायदा है। दूसरा ये कि रैंकिंग डायल्यूशन नहीं होती, आपकी जो रैंकिंग है वो डाइल्यूट नहीं होती, और एसईओ पेनल्टी से बच जाता है, समझे। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपका। दूसरा कंसेप्ट आता है दोस्तों कोर वेव वाइटल्स। क्या आता है जी? कोर वेव वाइटल्स। ये क्या होता है? देखिए, गूगल सिर्फ कंटेंट ही नहीं एक्सपीरियंस भी मेजर करता है। गूगल क्या मेजर करता है दोस्तों? एक्सपीरियंस भी मेजर करता है, प्लस कंटेंट तो मेजर करता ही करता है। तो कोर वेव वाइटल के 3 पिलर होते हैं। एक होता है एलसीपी। एलसीपी क्या होता है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट मतलब कि पेज का मेन कंटेंट कितनी जल्दी लोड होता है। यदि आपकी लोडिंग फास्ट होगी तो बेटर रैंकिंग होगी। दूसरा आता है हमारा FID, यानी कि फर्स्ट इनपुट डिले, मतलब कि यूजर क्लिक करे और साइट कितनी जल्दी रिएक्ट करे। तो यदि रिस्पॉन्स फास्ट है तो अच्छी एक्सपीरियंस होगी। और तीसरा होता है CLS। CLS होता है दोस्तों हमारा कुमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों पेज लोड होते वक्त एलिमेंट हिलते डुलते तो नहीं है, राइट। पेज मान लीजिए लोड हो रहा है तो जो एलिमेंट है वो हिल डुल तो नहीं रहा है, तो स्टेबल पेज होगा तो ट्रस्ट रहेगा, बेटर उसका ये होगा। तो इसका ऑप्शन यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि देखो कैनोनिकल टैग इंडेक्स पेज बढ़ाते हैं, प्लस CWB बैकलिंक इंप्रूव करता है। CWB मतलब कोर वेब वाइटल, CWB बोल रहे हैं। तो दोस्तों क्या लग रहा है जी? एक्चुअली दोस्तों कैनोनिकल टैग का काम यही है कि पेजेस कम करना, पेजेस कंसोलिडेट करना, नंबर ऑफ पेज बढ़ाना नहीं, उल्टा लिख दिया है। और कोर वेब वाइटल जो है ना ऑन पेज मैट्रिक है, बैकलिंक नहीं है, तो ये तो गलत है। बी को यदि हम पढ़ें तो बी में लिखा है कि कैनोनिकल टैग जो है डुप्लीकेट कंटेंट के पेनल्टीज को प्रिवेंट करता है, जबकि CWB जो है रैंकिंग को इंप्रूव करता है। एग्जैक्टली दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जो कैनोनिकल टैग होता है ना वो SEO का कंफ्यूजन क्लियर करेगा, और जो कोर वेब वाइटल है यूजर को हैप्पी रखता है। गूगल को दोनों पसंद है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी में क्या कर रहा है कि सोर्स कोड हाइड करना प्लस मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ बढ़ाना, लिखा है ना बोथ एक्शन आर प्राइमरली डिजाइन टू हाइड द वेबसाइट सोर्स कोड। देखिए दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि SEO का सोर्स कोड हाइड से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो SEO का सोर्स कोड हाइड से कोई लेना देना नहीं होता। राइट, तो मेटा डिस्क्रिप्शन का जो CWB है उसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डी की बात कर लें तो यहाँ पे बात हो जा रही है robot.txt की। तो robot.txt चेकआउट पेज को ब्लॉक करना गलत है। robot.txt आपको पता है कि ये क्रॉल कंट्रोल है, राइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, इसको मैं एक लाइन में बता दूं कि ये जो हमारा कैनोनिकल टैग होता है, कैनोनिकल टैग से क्या होता है कि हमारा जो कंफ्यूजन है ये समाप्त हो जाती है, और जो CWB है इससे हमारा कस्टमर जो है वो हैप्पी हो जाता है। बस ये 2 वर्ड याद रखिए, राइट। तो लोड फास्ट, फिल फास्ट, कंटेंट स्टेबल, ये हमारा 3 पार्ट है इसका। चलिए, तो आई होप ये यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द हायरार्की ऑफ ऑथेंटिकेशन रेजिलियंस व्हाई इज रेटिना स्कैन कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंटली मोर सिक्योर देन OTP और की कार्ड फॉर हाई रिस्क ट्रांजेक्शन। देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछ रहा है कि जो हाई रिस्क ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लीजिए लार्ज वैल्यू बैंकिंग है, डिफेंस है, वॉल्ट एक्सेस है, इसमें रेटिना स्कैन को OTP या की कार्ड से ज्यादा सिक्योर क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि इट इज अ पोजीशन बेस्ड फैक्टर दैट कैन इजिली बी शेयर्ड और क्लोन्ड टू अलाउ इमरजेंसी एक्सेस बाय ऑथराइज्ड डेलीगेट। बी कर रहा है इट यूटिलाइजेस इंटरनल वास्कुलर पैटर्न दैट आर नियरली इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट। सी कर रहा है इट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट रिक्वायर नो फिजिकल हार्डवेयर। डी का राइट प्राइमरली रिलाई ऑन टाइम बेस्ड कोड दैट एक्सपायर एवरी 30 सेकेंड। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए ऑथेंटिकेशन हायरार्की को समझिए। आपको मैं बता दूं कि ऑथेंटिकेशन जनरली जो है ना 3 फैक्टर पे बेस्ड होता है। ऑथेंटिकेशन जो है ये 3 फैक्टर पे बेस्ड होता है। कौन कौन से फैक्टर है जी? ये 3 फैक्टर में है। पहला है हमारा समथिंग यू नो। समथिंग यू नो, समथिंग यू नो मतलब कि पासवर्ड या OTP जो आप जानते हैं। दूसरा होता है कि समथिंग यू हैव। समथिंग यू हैव का मतलब हो गया जैसे आपके पास OTP है, आपके पास मान लीजिए की कार्ड है, राइट, टोकन है आपके पास,
ये समथिंग यू हैव। और तीसरा होता है समथिंग यू आर। समथिंग यू आर में आता है हमारा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में आ सकता है आपका फिंगरप्रिंट या आपका रेटिना, समझे। तो दोस्तों सिक्योरिटी हायरार्की यही है कि देखिए यू आर ना सबसे सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद पोजीशन यानी यू हैव दूसरा नंबर पे रहेगा, और यू नो यानी पहला नंबर पे। ये हमारा सिक्योरिटी का हायरार्की है। तो रेटिना स्कैन क्या होता है कि आंख के अंदर का जो ब्लड वेसल है उसका पैटर्न देखना। तो ये पैटर्न हर इंसान का अलग अलग होता है, जन्म के बाद कभी भी बदलता नहीं है, बाहर से कॉपी या फोटोग्राफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए हाईएस्ट लेवल बायोमेट्रिक है। तो जरा ऑप्शन को हम देखें, यदि तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पोजीशन बेस्ड फैक्टर, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लिखा है ना पोजीशन बेस्ड फैक्टर। देखिए पोजीशन बेस्ड फैक्टर लिखा है और लिखा है कि इजीली शेयर्ड। नहीं दोस्तों ये तो गलत है ना, इजीली शेयर तो कर नहीं सकते आप। देखिए ये डिस्क्रिप्शन की कार्ड या ओटीपी की है, रेटिना स्कैन शेयर या लॉस नहीं हो सकता। ए नंबर तो गलत है। बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है कि इट यूटिलाइजेज इंटरनल वास्कुलर पैटर्न। एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों रेटिना अंदर का स्ट्रक्चर है, डुप्लीकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एरर का जो चांस है ना 1 in समझिए कि 10 मिलियन है, 1 करोड़ में एक ही एरर हो सकता है, उससे भी कम है। इसी वजह से हाई रिस्क ट्रांजेक्शन में या मिलिट्री, न्यूक्लियर, टॉप लेवल बैंकिंग में रेटिना स्कैन प्रीफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कर रहा है मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। देखिए दोस्तों चीपेस्ट प्लस वेब कैम से काम चल जाता है, ये गलत है। एक्चुअली रेटिना चीपेस्ट नहीं है, रेटिना एक्सपेंसिव मेथड है। रेटिना स्कैन एक्सपेंसिव मेथड है और लो एनर्जी इंफ्रारेड प्लस स्पेशल हार्डवेयर ये लगता है यहाँ पे, ये भी गलत है। डी का राइट प्राइमरी रिलाइज ऑन टाइम बेस्ड कोड। ये देखिए दोस्तों ये ओटीपी की वीकनेस बताई जा रही है यहाँ पे। रेटिना स्कैन में सिम हैक का सवाल ही नहीं होता, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। देखिए सिंपल सा चीज है कि जो चीज हमारे अंदर है वो हैक से बाहर है। रेटिना कहाँ होती है, शरीर के अंदर होती है ना, तो हैकर ने उसे कोई हैक ही नहीं कर सकते। तो इसको कहा जाता है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है दोस्तों, इनहेरेंस बेस्ड ऑथेंटिकेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है, इनहेरेंस बेस्ड ऑथेंटिकेशन, समझे। तो याद रखिएगा इंटरनल ब्लड वेसल पैटर्न यूज होगा, लाइफ लॉन्ग स्टेबल बायोमेट्रिक रहेगी, एक्सट्रीमली लो फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट होगा। आई होप दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास, उसका जो लिंक है, उसका जो वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारे कोर्स में अवेलेबल रहेगा। आप भी उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं।